जनरली देखा जाए तो मार्केट में दो तरह के परचेज अवेलेबल होते हैं। एक तो बहुत ही लोकप्रिय है जिसको हम लोग कैश परचेज के नाम से जानते हैं, ये कैश परचेज। और दूसरा होता है हायर परचेज, जिसमें हम गुड्स को इंस्टॉलमेंट पर परचेज करते हैं। कैश परचेज जो है यह गवर्न किया जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के द्वारा। और इसमें जो कैश परचेज होता है उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाई होता है और कस्टमर को उसमें हम लोग बायर या परचेजर के नाम से जानते हैं। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, यह हायर परचेज एक्ट 1972 के द्वारा गवर्न होता है। और हायर परचेज इज ए बेल कॉन्ट्रैक्ट एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इसके साथ ही यह एक हायर परचेज बेल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है। मेकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ हायर परचेज इज़ नॉट नेसेसरी। हायर परचेज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। कस्टमर इज कॉल्ड हायरर और हायर परचेजर। हायर परचेज सिस्टम में कस्टमर को हम लोग बायर या परचेजर न कह करके हायरर या हायर परचेजर कहते हैं। और जो गुड्स सेलर जो होता है, गुड सेलर को हम लोग हायर वेंडर कहते हैं। गुड सेलर इज कॉल्ड हायर वेंडर अंडर हायर परचेज सिस्टम। ओके। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन हायर वेंडर। हायर वेंडर के यहाँ लेजर में किस तरह से प्रॉफिट को कैलकुलेशन किया जाता है। तो हायर वेंडर के यहाँ जो प्रमुख जो लेजर होते हैं वो नेसेसरी लेजर में आवश्यक खातों में सबसे पहले हम शॉप स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, और दूसरा हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, और तीसरा हायर परचेज डेटर अकाउंट। ये परचेज यहाँ छूटा हुआ है, हायर परचेज डेटर अकाउंट, गुड्स रिपोजिशन अकाउंट और हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। इतने लेजर हम लोग तैयार करते हैं। और एक अल्टरनेटिव तरीका भी है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा। तो सबसे पहले हम इन लेजरों को हम समझेंगे। इसी लेजरों को कंट्रोल करके प्रॉफिट का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले शॉप स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। शॉप स्टॉक अकाउंट, इस लेजर को समझ लेते हैं कि ये क्या है। जैसे ही वेंडर जब किसी को हायर परचेज पर माल बेचता है तो सबसे पहले वो अपने गोदाम में जो उसका माल है, स्टॉक जो है, उस गोदाम से माल को उठा करके वो शॉप स्टॉक अकाउंट एक बना करके उसमें ट्रांसफ़र करता है। शॉप स्टॉक अकाउंट में, ये शॉप स्टॉक अकाउंट, इसमें वो ट्रांसफ़र करता है। अगर शॉप स्टॉक अकाउंट में पिछले साल से कोई स्टॉक पड़ा है तो बैलेंस बीडी हो जाता है, टू बैलेंस बीडी।
और ये कैश प्राइस पर होता है, कैश प्राइस पर और ड्यूरिंग द ईयर जितने भी परचेज वो करता है उसकी एंट्री वो यहाँ पर कर लेता है टू परचेज अकाउंट। डायरेक्ट भी इस शॉप स्टॉक अकाउंट में वो अपने गोदाम से माल ट्रांसफ़र ना करके डायरेक्ट भी परचेज कर सकता है कैश प्राइस पर, तो वो यहाँ एंट्री कर लेता है। उसके बाद इस गुड्स को वो हायर परचेज के लिए भेजता है। तो हायर परचेज के लिए भेजता है तो जो उसका प्राइस है उसी प्राइस पर तो वो नहीं देगा, और वो भी उसका कैश प्राइस है। वो उसका एक कॉस्ट प्राइस निकालता है कि इस गुड्स का कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, और उस कॉस्ट प्राइस निकाल लेने के बाद उस स्टॉक को वो जो शॉप स्टॉक अकाउंट में पड़ा हुआ है जो इसका स्टॉक, उस स्टॉक को वो हायर परचेज स्टॉक नाम से एक लेजर क्रिएट करता है और वहाँ पर वो ट्रांसफ़र करता है। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के नाम से वो लेजर क्रिएट करता है और इसमें इस स्टॉक को वो ट्रांसफ़र करता है। गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, ये यहाँ से सेंड करके यहाँ पर लाकर इस स्टॉक को वो बढ़ाता है, परचेज स्टॉक को, हायर परचेज स्टॉक को। और अगर हायर परचेज स्टॉक में भी पहले से पिछले साल से कुछ माल पड़ा हुआ है तो हम उस जगह पर टू बैलेंस BD लिख लेते हैं, और ये इस साल में जो गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज ट्रांसफ़र करता है वो यहाँ से वो यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद ये जो है ये भी पिछले साल का गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज ही है। ये होता है इनवाइस प्राइस पर और ये होता है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस और इनवाइस प्राइस समझ लेते हैं क्या है। ये भी इनवाइस प्राइस है आपका। इनवाइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस और इनवाइस प्राइस में डिफरेंस ये है, मान लेते हैं कि किसी टीवी का प्राइस कैश परचेज में 10,000 रुपये है, टीवी अवेलेबल है कैश प्राइस में ₹10,000 में अवेलेबल है। तो तुरंत ये कैश परचेज, अगर कस्टमर कैश परचेज करता है तो 10,000 के बदले में, पेड करने के बदले में उसे टीवी दे दी जाएगी, डिलीवरी कर दी जाएगी। अब यही टीवी फिर दूसरा सिस्टम में भी अवेलेबल है मार्केट में, परचेज सिस्टम में, हायर परचेज सिस्टम में। तो मान लेते हैं कि कैश प्राइस इसका 10,000 है, इस पर कुछ खर्च आए, मान लेते हैं कि 500 रुपये। तो ये जो एक्स्ट्रा लोड जो कॉस्ट का आया ये है कॉस्ट प्राइस, यानी कि टीवी का कॉस्ट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस एक्स्ट्रा लोड के चलते 10,500 हो गया।
अब जब 10,500 की टीवी है तो ये जब हायर परचेज सिस्टम में इसको सेल किया जाएगा तो इतने में ही तो इसको सेल किया नहीं जाएगा 10,500 में। इस पर जो वेंडर है प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो मान लेते हैं कि इस पर प्रॉफिट चार्ज करता है 10%। तो इनवाइस प्राइस इसका हो गया टीवी का, इनवाइस प्राइस हो गया 10,000 प्लस यानी कि 1,050, यानी कि 10 एक 11,550, 10,500 इंटू 10%, 11,550। अब ऐसे समझते हैं, ये टीवी का कॉस्ट प्राइस है। $10,500 10,500 टीवी का कॉस्ट प्राइस है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी। कैश प्राइस क्या है टीवी का 10,000, ये 10,000, ये वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी। अब इसको हम हायर परचेज स्टॉक में जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे तो इनवाइस प्राइस पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो वहाँ पर वैल्यू इनवाइस प्राइस में ये जो एक्स्ट्रा लोड है कॉस्ट का, ये प्रॉफिट का, ये हम इस पर चार्ज कर देंगे। तो 10,500 पर 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम चार्ज करेंगे, तो टीवी का जो इनवाइस प्राइस है 11,550 हो जाएगा। यानी कि यहाँ ये जो फिगर है यहाँ हो जाएगी। नहीं, सपोज करते हैं कि टीवी का, यहाँ मान लेते हैं कि टीवी ही है, टीवी का प्राइस है 10,000, इसको सेंड किया हायर परचेज के लिए, शॉप स्टॉक अकाउंट को कम किया हायर परचेज स्टॉक में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये इतने का तो माल ट्रांसफ़र नहीं करेगा, इस पर वो कॉस्ट प्राइस का मान लेते हैं कि रखता है 500 रुपये एक्स्ट्रा रखना चाहता है वो, तो कॉस्ट प्राइस इसका हो जाएगा 10,500, ये कॉस्ट प्राइस। अब 10,500 पर वो प्रॉफिट चार्ज करेगा। मान लेते हैं कि प्रॉफिट इस पर 10% चार्ज करता है, तो इनवाइस प्राइस में ये 10,500 प्लस 10,500 का 10% ऐड होकर के यहाँ पर इनवाइस प्राइस हो जाएगा, यानी कि 11,550 टीवी का इनवाइस प्राइस हो जाएगा। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि टीवी जो है वो हायर परचेज सिस्टम में ना बिक्री करके, जो पार्टी आया वो बोला कि ठीक है हायर परचेज में नहीं दीजिए, इसको आप कैश परचेज ही हम कर लेते हैं। तो जब कैश परचेज करेगा वो, तो वहाँ पर एंट्री कर देगा वो गुड्स सेंट ऑन कैश प्राइस, गुड्स सेंट ऑन कैश प्राइस। अब कैश प्राइस पर वो एंट्री कर देगा ये 10,000। और इसको वो ट्रेडिंग अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देगा।
क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को हायर परचेज से कोई मतलब नहीं है, फिर वो जनरली वो एंट्री हो जाएगी, हायर परचेज से वो हट जाएगी और नॉर्मल सेल में वो आ जाएगी वो। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो फिलहाल हमें इस तरह के कंडीशन यहाँ पर नहीं समझने हैं। ये यहाँ से उठकर गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज उठ करके कॉस्ट प्राइस उठ करके यहाँ इनवाइस प्राइस पर आ जाएगा। अब इस टीवी को हायर परचेज स्टॉक में जब आ गया तो इसको हम गुड्स की डिलीवरी देंगे डेटर को, अपने डेटर को, यानी जिसको हम पुकारते हैं हायर परचेज डेटर। तो हायर परचेज डेटर को जब हम डिलीवरी देंगे तो उस समय हम एंट्री करेंगे बाय HP डेटर अकाउंट। अब मान लेते हैं कि यही टीवी है, ये टीवी हम डिलीवरी दे रहे हैं अपने हायर परचेज डेटर को, HP डेटर को। तो यहाँ से उठ करके ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब ये मेरा एक डेटर का लेजर तैयार हो जाएगा। ये डेटर का लेजर हम डेटर के लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे 11,550। हायर परचेज डेटर अकाउंट का एक लेजर तैयार करेंगे, उसमें हम टीवी को सेंड कर देंगे। ये गुड्स की डिलीवरी हो गई डेटर के यहाँ। और अगर डेटर का और भी पहले से पुराना कोई ओपनिंग बैलेंस आ रहा हो तो वो यहाँ पर हम लिख के रखते हैं टू बैलेंस BD। अब ड्यूरिंग द ईयर डेटर से हमें जो भी कैश प्राप्त होते हैं तो हम वो बाई बैंक करके एंट्री कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कैश प्राप्त हुए 5,000, तो हम यहाँ पर 5,000 ड्यूरिंग द ईयर 5,000 प्राप्त हुए तो 5,000 का हम एंट्री कर लेते हैं। और बाकी जो होता है बैलेंस डी होता है, जो बच गया बैलेंस। अब अगर बीच में कस्टमर ने कुछ इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो बोला कि अब हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि हम गुड्स का रिपोजिशन कर देते हैं। तो ये हमारा पुराना जो स्टॉक रहता है, ये स्टॉक, ये अब हमारा जो डेटर है, ये डेटर स्टॉक में चेंज हो जाता है, ओल्ड स्टॉक में। और उससे हम माल को, टीवी को अपने अंडर में लेकर के उसके यहाँ से रख लेते हैं और रख करके हम एक नया गुड्स रिपोजिशन अकाउंट तैयार करते हैं। हम स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं उस दिन हमारा स्टॉक कितने का था। तो सपोज कीजिए कि उस दिन हमारा स्टॉक था 11,550 में से 5,000 तक पेड कर दिए थे। और मान लेते हैं कि उस दिन हमारा स्टॉक वो नहीं दिया, कितने का, 6,550 का। तो हम 6,550 रुपये की टीवी को हम ट्रांसफ़र करके यहाँ उठा करके लेकर चले आते हैं। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट 6,550 और ये यहाँ से ट्रांसफ़र करके हम यहाँ इसको लेकर चले आते हैं। ये गुड्स रिपोजिशन अकाउंट।
अब ये 6550 का ये जो हमारा स्टॉक है, ये हम उठा कर लाते हैं तो ये तो अब माल जो है ये पुराना हो गया, सेकेंड हैंड हो गया। इसकी जो वैल्यू है वो क्या इतनी रह जाएगी? नहीं, उस दिन उसका हम मार्केट प्राइस निकालते हैं, और मार्केट प्राइस निकालने के बाद जो आता है बैलेंस को हम लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर मार्केट प्राइस इस वैल्यू से ज़्यादा आ गया तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। हम कोई भी माल जब पुराना उठा करके लाएंगे तो ये मार्केट प्राइस इसका निकालेंगे। मान लेते हैं इसका मार्केट प्राइस 6550 रुपये उस दिन था। 6550 रुपये का हमने माल उठा करके लाया, रिपोजिशन किया गुड्स का, और मार्केट प्राइस हमने निकाला, तो हो सकता है कि मार्केट प्राइस 3000 रुपये निकल करके आए। 3000 रुपये निकल करके आए मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस होता है। मार्केट वैल्यू तो मेरा लॉस कितने का हुआ? 6000 का हमने माल उठा करके लाया है, उसका मार्केट प्राइस अभी 3000 रुपये है, तो 3550 रुपये का हमारा लॉस हुआ। लॉस ऑन रिपोजिशन हमारा 3550 रुपये हुए। अब यहाँ पर ये छूट रहा है और ये छूट रहा है। ये इसलिए छूट रहा है, बीच में ही इंस्टॉलमेंट रोक करके उसने मना कर दिया कि हम इंस्टॉलमेंट अब नहीं दे सकते हैं। जो हायर परचेजर था, हायरर था, वो बोला कि इंस्टॉलमेंट अब नहीं दे सकते हैं, आप अपना सामान। तो ये अनड्यू अमाउंट नहीं था। अगर बीच में अनड्यू अमाउंट होता, ये अनड्यू अमाउंट होता, तो इस अनड्यू को हम यहाँ से उठा करके यहाँ लेकर चला आते, लेकिन यहाँ पर कोई अनड्यू अमाउंट नहीं है, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत अभी पड़ी नहीं। हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में इन सारे लेजरों का एनालाइज करके प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है कि प्रॉफिट फ्रॉम हायर परचेज कितना आया। तो हम सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है, वो हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये उसके बाद लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट, हमारा जो रिपोजिशन करने से जो लॉस होता है उसको हम यहाँ पुट करते हैं। ये उठकर यहाँ चला आता है और ये उठकर यहाँ चला आता है। उसके बाद बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट, हमारा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व में कितना था, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हमारा ये होता है। ये और गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, हमने जो गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज जो सेंड किया है, ये और जो बैलेंसिंग फिगर आती है हमारी, वो हमारी हायर परचेज पर प्रॉफिट हो जाती है। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आए तो हमारा लॉस हो जाता है, लॉस फ्रॉम हायर परचेज होता है। ओके, ये गलती हो गया है, ये यहाँ पर ये वाली फिगर नहीं है, ये वाली है। स्टॉक तो हमारा ये है ना, परचेज स्टॉक, हायर परचेज स्टॉक, ये इसकी बैलेंस शीट, ये नहीं, ये गलती हो गया था, इसको काट दीजिएगा।
ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हमारा ये है, ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो बढ़ा हुआ फिगर है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये ओपनिंग स्टॉक का फिगर यहाँ पर। अब गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, जो गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज जो किया गया है वो यहाँ आ जाएगी। तो हायर वेंडर अपने यहाँ लेजर में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इतने सारे लेजर को बनाता है। शॉप स्टॉक अकाउंट, एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी डेटर अकाउंट, गुड्स रिपोजिशन अकाउंट एंड हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। यह सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए होती है, इससे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। इन सारे लेजरों का इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। और इसके साथ एक अल्टरनेट भी मेथड है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, जिसे हम लोग एचपी ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो वो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट अल्टरनेट तरीके से बनाने के लिए आप इस सारे लेजर को मेंटेन करके इसको एक नया फॉर्मेट दे देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। ये इन्हीं सारे लेजरों का ये शॉर्टकट होता है। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखिए, गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज कॉस्ट प्राइस पर है, ये यहाँ स्टॉक में जब सेंड कर दिया जाएगा तो इनवाइस प्राइस पर भेजा जाएगा। तो एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में ये शॉप स्टॉक से हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है, शॉप स्टॉक अकाउंट से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। हमारा इसमें आता क्या है, एचपी स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंस होता है, एचपी डेटर अकाउंट और गुड्स रिपोजिशन अकाउंट, इसी से हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हायर परचेज स्टॉक का कोई बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, तो हम उस बैलेंस को हम कैश प्राइस मतलब कि कॉस्ट एट कॉस्ट पर हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टॉक हमारा क्या है, ये है, इसका बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस ये है, इनवाइस प्राइस है ये। तो हम इसको, इस ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन हम इसको कॉस्ट प्राइस पर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है डेटर का बैलेंस। एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में डेटर का बैलेंस, हमारा डेटर का ओपनिंग जो बैलेंस होता है, ये ओपनिंग बैलेंस ये हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन ये जो है ये जब भी उठाकर हम लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस पर लेते हैं। एचपी स्टॉक में बैलेंस जो होता है इनवाइस प्राइस के हिसाब से रहता है, लेकिन एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये कॉस्ट प्राइस पर ले लेते हैं। ये एट कॉस्ट होता है, ये एट इनवाइस प्राइस, आईपी है ना, इनवाइस प्राइस। और ये डेटर का बैलेंस। गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, हमने डेटर को जितना भी, अपने एचपी डेटर को जितना भी गुड्स सेंड किया है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये भी यहाँ से उठा करके लाते हैं, ये एचपी स्टॉक का बैलेंस यहाँ से उठा कर लाते हैं और यहाँ पर सारा ट्रांसफ़र कर देते हैं एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये भी हमारा इनवाइस प्राइस पर होता है। तो इसको भी हम कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस पर। तो ये तीन चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ गया। सबसे पहले एचपी स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम एट कॉस्ट लेकर आ गए यहाँ से। फिर
HP डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ लेकर आ गए। फिर गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, जितना भी हमने हायर परचेजर को हमने जितना भी स्टॉक भेजा है हायर परचेजर करने वाले को, तो हम इनवाइस प्राइस पर माल को सेंड किया है। लेकिन हम जब HP ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, तो हम कॉस्ट पर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट पर होता है, न कि इनवाइस प्राइस पर। तो ये उठ करके यहाँ चला आएगा कॉस्ट पर, ये भी उठ करके यहाँ चला आएगा एट कॉस्ट पर, और डेटर का जो बैलेंस है यहाँ पर आ जाएगा, जो बैलेंस अगर ओपनिंग होगा तो। अच्छा, अब डेटर से हमने जो कलेक्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर, हमें जो भी कलेक्शन प्राप्त हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। और जिस साइड में है, इसमें कॉमन ये बात है कि अगर ये डेबिट साइड में है, अगर ये डेबिट साइड में है सारे टर्म, तो हम इसे डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर ये क्रेडिट साइड में टर्म है तो सारा हम क्रेडिट साइड में टर्म को रिकॉर्ड करते हैं, HP एडजस्टमेंट अकाउंट को नहीं। अच्छा, तो बैंक हमारा हो गया। अब गुड्स रिपोजिशन अकाउंट, अब जो भी हमने गुड्स रिपोजिशन किया हुआ है, ये जो भी हमने गुड्स रिपोजिशन किया हुआ है, हमने उसको मार्केट प्राइस पर लेनी होती है। तो ये हम यहाँ पर गुड्स का जो वैल्यू है, ये हम यहाँ पर मार्केट प्राइस पर हम रिपोजिशन का वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर ये मार्केट प्राइस में लिखा जाता है, मार्केट वैल्यू। गुड्स रिपोजिशन का जो बैलेंस होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है। यहाँ पर आपको मार्केट वैल्यू से रिकॉर्ड करना है। उसके बाद स्टॉक का कोई अगर क्लोजिंग बैलेंस अगर बच रहा हो, तो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस हमारा हमेशा ओल्ड स्टॉक होता है, ये इनवाइस प्राइस पर होता है, इनवाइस प्राइस पर। तो इसको भी हम एट कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि ये भी एट कॉस्ट पर, यहाँ पर इनवाइस प्राइस पर ये आपका बैलेंस आता है, इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। फिर उसके बाद डेटर का जो हमारा जो बैलेंस होता है, ये डेटर का बैलेंस, HP डेटर का बैलेंस, ये उठा करके हम यहाँ लाते हैं। उसके बाद जो बैलेंस आती है वो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम हायर परचेज हो जाती है। और अगर बैलेंस हमारा क्रेडिट आए तो लॉस फ्रॉम हायर परचेज हो जाएगा। इसको फिर से हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। शॉप स्टॉक अकाउंट से हम स्टार्ट करते हैं। गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज है, ये यहाँ से उठकर यहाँ चला आया, तो ये शॉप स्टॉक अकाउंट से ख़त्म हो गया। अच्छा, ये बैलेंस BD और ये परचेज अकाउंट जो है ड्यूरिंग द ईयर शॉप स्टॉक अकाउंट में, ये एडजस्ट होकर के हमारे बैलेंस CD लास्ट में अगर बैलेंस बचे तो हो गए। अब ये जो बैलेंस CD है, इसकी स्टडी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होगी, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे। तो ये HP ट्रेडिंग अकाउंट का कोई मैटर है नहीं, ये हमारा नॉर्मल जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें ये चला जाएगा। तो ये शॉप स्टॉक अकाउंट क्लियर हो गया। अब HP स्टॉक अकाउंट में आइए। HP स्टॉक अकाउंट में हमारा ये जो है HP डेटर अकाउंट जो है, ये HP डेटर अकाउंट यहाँ से उठ करके यहाँ चला आएगा, तो ये ख़त्म हो गया। अच्छा, गुड्स रिपोजिशन अकाउंट जो है ये उठ करके टू HP स्टॉक यहाँ चला आया, तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया।
एचपी स्टॉक अकाउंट में क्या बचा, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी को हम लास्ट में यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, और ये इनवाइस प्राइस पर कैलकुलेट करके जो अमाउंट आया रहता है ये इनवाइस प्राइस पर होता है। तो इसको हम प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस पर लेते हैं, तो इसको हम कॉस्ट प्राइस पर लेंगे। ये बैलेंस सीडी जो है उठकर और ये इनवाइस प्राइस से उठ करके कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट एट कॉस्ट चला जाएगा ऊपर यहाँ पर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो एचपी स्टॉक अकाउंट क्लियर हो गया। अब एचपी डेटर अकाउंट, एचपी डेटर अकाउंट में हमारा जो भी कलेक्शन हुआ रहता है, ये कलेक्शन, ये हम कलेक्शन को उठा करके हम यहाँ लेकर चले आते हैं। अच्छा, अब गुड्स रिपोजिशन जो हुआ है ये हम उठा करके यहाँ लेकर चले आते हैं। ख़त्म हो गया। इसका क्या बचा, बाई बैलेंस सीडी। ये बाई बैलेंस सीडी को हम एचपी डेटर अकाउंट यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बाई बैलेंस सीडी जो है उठा करके हम यहाँ लेकर चले आते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, एचपी स्टॉक में छूटा क्या था, ओपनिंग बैलेंस हमारा छूट गया था, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर लेकर आते हैं, और ये भी छूट गया था, गुड्स सेंट ऑन एचपी, तो ये भी इनवाइस प्राइस पर होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये उठकर यहाँ आता है और ये उठ करके यहाँ आता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर। अब डेटर का जो बैलेंस बच गया, ये डेटर का बैलेंस भी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब गुड्स रिपोजिशन अकाउंट में हमारा जो एडजस्ट करने के बाद जो हमारा मार्केट वैल्यू आया, ये मार्केट वैल्यू को हम यहाँ उठा करके लेकर चले आएंगे। गुड्स रिपोजिशन अकाउंट मार्केट वैल्यू यहाँ, और इसको रिकॉर्ड इसलिए नहीं करेंगे कि इसका हमने एडजस्टमेंट कर दिया है, इसका एडजस्टमेंट लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट कर दिया है। बैलेंस निकालते समय मार्केट वैल्यू जो उसका निकालते समय हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया है, तो ये ख़त्म हो गया और यहाँ पर चला आया उठ करके। तो सीधी एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बस यही करना है, स्टॉक का जो बैलेंस है ओपनिंग एट कॉस्ट पर, और डेटर का जो बैलेंस है ओपनिंग। ठीक है, और जो भी हमने साल भर में जो भी हमने माल सेंड किए अपने कस्टमर को, डेटर को, तो उस गुड्स का वैल्यू जो होता है इनवाइस प्राइस पर सेंड किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एट कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। ये सीपी में स्टार लगा है, ये इसका मतलब हो गया, स्टार लगने का मतलब ये कॉस्ट, कैश प्राइस है, कैश प्राइस, और ये सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट। अब इतना करने के बाद जो हमारा जो बैलेंस बच जाता है वो हो गया नेट प्रॉफिट फ्रॉम हायर परचेज अकाउंट।